हेलो दोस्तों, नमस्कार आप सभी लोगों को। यूपी ट्रिपल एस टी 2023 और बाकी सारी जो पेट में सारे सवाल पूछे गए थे उन सब के बारे में हम डिस्कशन करेंगे। पहला सेक्शन हिस्ट्री का होगा, तो चलिए बिना देरी के शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, हड़प्पा स्थल की सर्वप्रथम संक्षिप्त खुदाई निम्नलिखित में से किसके द्वारा की गई थी? तो इसका आंसर है सर अलेक्जेंडर कनिंघम। ये अलेक्जेंडर कनिंघम 1814 से 1893 भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ASI के संस्थापक प्रमुख रहे और वास्तव में हड़प्पा को विश्व पुरातात्विक मानचित्र पर रखने वाले प्रथम व्यक्ति थे। उन्होंने 1853 में हड़प्पा से एक मुहर पाई थी। कनिंघम को भारतीय पुरातत्व का जनक कहा जाता है, जबकि हड़प्पा स्थल की व्यापक खुदाई दयाराम साहनी द्वारा 1921 में की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस स्थल पर पुजारी राजाओं की मूर्ति मिली? तो मोहनजोदड़ो। इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता के स्थल मोहनजोदड़ो से पुजारी राजाओं की मूर्ति मिली थी। मोहनजोदड़ो स्थल सिंधु नदी के किनारे पाकिस्तान के लारकाना जिले में स्थित है। इसकी खोज 1922 में राखलदास बनर्जी ने की थी। यहाँ से विशाल अन्नागार तथा कांसे की नाचती हुई मूर्ति आदि मिला है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बनावली सिंधु घाटी सभ्यता का एक प्रमुख शहर वर्तमान में भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? तो यह हरियाणा में स्थित है। इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं। हरियाणा सिंधु घाटी सभ्यता का प्रमुख शहर वर्तमान में भारत के हरियाणा राज्य में स्थित है। यह रंगोई नदी के तट पर स्थित है। इसका पूरा स्थल की खोज 1973 से 74 ईस्वी में SR विस्ट ने की थी। यहाँ से मिट्टी का बना हुआ हल मिला है। राखीगढ़ी भी सिंधु घाटी सभ्यता का स्थल है, जो हरियाणा के हिसार जिले में स्थित है। यहाँ से अन्नागार एवं रक्षा प्राचीर के साक्ष्य मिले हैं। गुजरात जो है वहाँ के स्थल हैं धौलावीरा और लोथल, और राजस्थान के कालीबंगा। ऐसे भी कभी कभी क्वेश्चन आया जाता है कि धौलावीरा किस राज्य का है? तो ये गुजरात का स्थल है। ठीक है। नेक्स्ट है, पशुपति मुहर सिंधु घाटी सभ्यता के स्थल से मिली है? तो मोहनजोदड़ो से। तो पशुपति सिंधु घाटी सभ्यता के मोहनजोदड़ो स्थल से मिली है। सैंधवकालीन स्थल मोहनजोदड़ो पाकिस्तान में सिंधु नदी के तट पर अवस्थित है। यहाँ से वृहत स्नानागार, दाढ़ी वाले पुजारी की मूर्ति, नर्तकी की प्रसिद्ध कांस्य मूर्ति पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत में स्थित किस हड़प्पा स्थल में हाकरा मृदभांड के भंडार शामिल हैं, जो सिंधु घाटी सभ्यता के शुरुआती चरणों से पहले की बसावट की विशेषता है? तो कालीबंगन। ठीक है। इसका भी एक्सप्लेनेशन देखते हैं। हड़प्पा सभ्यता का स्थल कालीबंगा श्रीगंगा नगर राजस्थान, जो कि घग्गर हाकरा के पाट पर स्थित है। यहाँ से हड़प्पा पूर्व के चरणों में मृदभांड आदि की प्राप्ति हुई है। यहाँ से अंत्येष्टि संस्कार के तीनों विधियों पूर्व समाधिकरण, आंशिक समाधिकरण एवं दाह संस्कार के साक्ष्य प्राप्त होते हैं। कालीबंगा से भूकंप के सबसे प्राचीनतम साक्ष्य प्राप्त हुए। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्वतंत्र भारत में उत्खनन किया गया पहला हड़प्पा स्थल निम्नलिखित में से कौन था? तो वह रोपड़ था। ठीक है। तो इसका भी देखते हैं। पंजाब प्रांत में सतलज नदी के बाएं तट पर स्थित रोपड़ हड़प्पा स्थल भारत का ऐसा सैंधव स्थल है जहां स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात सर्वप्रथम उत्खनन किया गया था। इसका आधुनिक नाम रूपनगर है। 1950 में इसकी खोज BB लाल ने की थी तथा 1953 से 55 के दौरान यज्ञदत्त शर्मा ने इसकी खुदाई करवाई। यहाँ से संस्कृति के 6 चरण मिले। वैदिक सभ्यता से जो क्वेश्चन आए थे, वेदों में लिखे भगवान वरुण के आह्वान संग नो वरुण को निम्नलिखित में से किस संगठन द्वारा अपनाया गया है? तो भारतीय नौसेना द्वारा। ठीक है। यही वीडियो में आया था जो 2023 में होता। भारतीय नौसेना का आदर्श वाक्य सम नो वरुणम, जल के देवता वरुण हमारे लिए शुभ हों। यह वाक्य भारतीय नौसेना द्वारा अपनाया गया था। भारतीय नौसेना की स्थापना 1612 में ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा की गई थी। भारतीय नौसेना दिवस 4 दिसंबर को मनाया जाता है। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
वेद के अंतिम भाग को निम्नलिखित में से किस नाम से जाना जाता है? तो उपनिषद। अब उपनिषद वैदिक ग्रंथ है। वेद 4 हैं। उपनिषद वैदिक ग्रंथ है। वेद 4 हैं, यथा ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। संहिता, ब्राह्मण, आरण्यक एवं उपनिषद वेदों के 4 घटक हैं। इनमें से उपनिषद वेदों के अंतिम घटक होते हैं। इस कारण इन्हें वेदांत भी कहा जाता है। उपनिषद की संख्या 108 है। इनमें से 13 प्रसिद्ध हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ऋषि मुनि के अनुसार पुरानी पवित्र नदियों सरस्वती और दृश्यवती के बीच का भूभाग किस नाम से जाना जाता है? तो यह ब्रह्मावर्त के नाम से जाना जाता है। मनुस्मृति के अनुसार ब्रह्मावर्त सरस्वती एवं दृश्यवती नदियों के संगम पर स्थित है। ब्रह्मावर्त प्रदेश में ऋषियों ने वेदों एवं अन्य वैदिक ग्रंथों की रचना की थी। ऋग्वेद में विश्वामित्र नामक एक ऋषि और किन 2 नदियों के बीच संवाद है? ऋग्वेद में विश्वामित्र नामक एक ऋषि और किन 2 नदियों के बीच संवाद है? तो व्यास और सतलज। 1 मिनट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेद जो इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं। ऋग्वेद में विश्वामित्र नदी कथा नाम कथोपकथन में ऋषि विश्वामित्र एवं सुतुद्र और विपास नामक नदियों के मध्य संवाद का वर्णन है। इन दोनों नदियों का वर्तमान नाम व्यास एवं सतलुज है। नेक्स्ट है, वेद जो आंशिक रूप से एक गद्य कृति है तो यजुर्वेद है। यजुर्वेद गद्य और पद्य मिश्रित है। इस वेद में कर्मकांड कराने वाले पुरोहित को अध्वर्य कहा जाता है। हाईलाइट मैंने सारा इसलिए कर दिया क्योंकि आँख लंबा भी देखेंगे तब भी आपकी आँख दर्द नहीं होगी। वेद जो आंशिक रूप से एक गद्य कृति है तो इसका आंसर यजुर्वेद है। यजुर्वेद गद्य और पद्य मिश्रित है। इस वेद में कर्मकांड कराने वाले पुरोहित को अध्वर्य कहा जाता है। इसमें यज्ञों के नियमों एवं विधि विधानों का संकलन है। इसके 2 भाग हैं, कृष्ण यजुर्वेद और शुक्ल यजुर्वेद। नेक्स्ट महाजनपद काल से क्वेश्चन है। सूरसेन महाजनपद की राजधानी, तो ये सूरसेन की मथुरा है। सूरसेन की मथुरा है, वज्जी की वैशाली है, अंग की चंपा है, काशी की वाराणसी। एक बार फिर से रिपीट करते हैं। सूरसेन की मथुरा है, वज्जी की वैशाली है, अंग की चंपा है, काशी की वाराणसी। 8 भी याद रहेगा तब भी आप एलिमिनेट कर लेंगे। ये जानते रहिए कि 8 स्थल जो है यूपी से भी है। नेक्स्ट है, 6वीं से 14वीं शताब्दी तक निम्नलिखित में से कौन सा सबसे शक्तिशाली महाजनपद था? तो मगध था। 6वीं शताब्दी से 14वीं शताब्दी तक मगध सबसे शक्तिशाली महाजनपद था। मगध प्राचीन भारत के 16 महाजनपदों में से एक था। इसकी स्थिति मूलतः दक्षिण बिहार क्षेत्र में थी। इसके अंतर्गत आधुनिक पटना एवं गया जिले शामिल थे। इसकी राजधानी गिरिब्रज या राजगिरी थी जो 5 पहाड़ियों से घिरी थी। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन जैन और बौद्ध धर्म से है। भगवान महावीर स्वामी को ज्ञान प्राप्त कहाँ हुआ था? तो ये जिरमुखा ग्राम से हुआ था। इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं। भगवान महावीर जैन धर्म के 24वें अंतिम तीर्थंकर थे। इनका जन्म 540 ईसा पूर्व कुंडल ग्राम वैशाली में हुआ था। इनके पिता का नाम सिद्धार्थ और माता का नाम त्रिशला। लिच्छवी राजा चेटक की बहन थी। इनका बचपन का नाम वर्धमान था। 12 वर्ष की कठिन तपस्या के बाद महावीर को जिरमुख के समीप ऋजुपालिका नदी के तट पर साल वृक्ष के नीचे तपस्या करते हुए कैवल्य की प्राप्ति हुई। नेक्स्ट क्वेश्चन, माना जाता है कि गौतम सिद्धार्थ ने अंतिम अनुभूति के लिए बोध गया जाने से पहले 6 साल तक निम्नलिखित में से किस स्थान पर पवित्रतापूर्वक ध्यान किया था? तो वह क्या है? डुंगेश्वरी गुफा है। ठीक है। इसका एक्सप्लेनेशन, बौद्ध धर्म में ऐसा माना जाता है कि बोध गया जाने से पहले गौतम बुद्ध ने डुंगेश्वरी गुफा में कई साल लगभग 6 वर्ष तपस्या की थी। यहीं पर सुजाता नामक महिला ने उन्हें जलपान कराया था। यह माना जाता है कि बुद्ध को यहीं से मध्यम मार्ग का ज्ञान प्राप्त हुआ था। बौद्ध धर्म में ऐसा माना जाता है कि बोध गया जाने से पहले बौद्ध धर्म में डुंगेश्वरी गुफा में कई साल लगभग 6 वर्ष तपस्या की थी।
यहीं पर सुजाता नामक महिला ने उन्हें जलपान कराया था। यह माना जाता है कि बुद्ध को यहीं से मध्य मार्ग का ज्ञान प्राप्त हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस बौद्ध स्थल पर महिलाओं को पहली बार संघ में नियुक्त किया गया? तो वैशाली से। बौद्ध धर्म में महिलाओं को पहली बार आनंद के आग्रह पर वैशाली में परमिशन दी गई। वह प्रजापति गौतमी सर्वप्रथम संघ में शामिल हुई थी। वैशाली के लक्ष्मियों ने यहाँ पर कुटाग्रशाला नामक विहार बुद्ध को दान में दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, महावीर और उनके अनुयायियों की शिक्षाएं कई शताब्दियों तक मौखिक रूप से प्रसारित होती रहीं। इन्हें लगभग 1500 वर्ष बाद लिखा गया था। वर्तमान में वे निम्नलिखित में से किस स्थान पर उपलब्ध हैं? तो वल्लभी, गुजरात। एक्सप्लेनेशन, महावीर स्वामी और उनके अनुयायियों की शिक्षाओं का संकलन द्वितीय जैन संगीति 513 से 526 ईस्वी के समय वल्लभी, गुजरात में किया गया। महावीर स्वामी और उनके अनुयायियों की शिक्षाओं का संकलन द्वितीय जैन संगीति के समय वल्लभी, गुजरात में किया गया। यहाँ कुल 12 अंगों को लिपिबद्ध किया गया। संगीति की अध्यक्ष देवर्धि क्षमाश्रमण ने की थी। प्रथम जैन संगीति की अध्यक्षता स्थूलभद्र ने पाटलिपुत्र 322 BC में की थी। महावीर स्वामी को जिन के नाम से जाने जाने लगा। जिन क्या अर्थ है? तो जिन का मतलब होता है विजेता। महावीर स्वामी को विजेता की प्राप्ति के बाद जिन उपाधि से विभूषित किया गया। यहाँ जिन का अर्थ विजेता है। जिन के अतिरिक्त उन्हें अर्ह, योग, निर्ग्रंथ या बंधन रहित, अहर मतलब होता है योग, निर्ग्रंथ मतलब बंधन रहित, केवलीन आदि उपाधियाँ प्राप्त थीं। जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर आदिनाथ या ऋषभदेव थे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जैसा कि अशोक के शिलालेखों में उल्लेख किया गया है कि मौर्य साम्राज्य में राजधानी पाटलिपुत्र और अन्य 4 प्रांतीय केंद्रों सहित 5 प्रमुख राजनीतिक केंद्र थे। निम्नलिखित में से कौन सा प्रांतीय केंद्र नहीं था? तो यह मतलब इंद्रप्रस्थ नहीं था। मौर्य साम्राज्य 5 प्रांतों की राजधानी के ऊपर हाईलाइट कर देते हैं। तो मौर्य साम्राज्य 5 प्रांतों में विभाजित था, जो निम्न है। उत्तरापथ की राजधानी तक्षशिला थी। दक्षिणापथ की सुवर्णगिरी थी। अवंती राष्ट्र उज्जैनी और बरासी पूर्वी प्रदेश जिसे कहते थे, उसकी राजधानी पाटलिपुत्र थी। कलिंग की तोसली थी। ठीक है, इंद्रप्रस्थ मौर्य साम्राज्य का राजनीतिक केंद्र नहीं था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से किस संप्रदाय में बिंदुसार की रुचि थी? तो आजीवक। मौर्य सम्राट बिंदुसार चंद्रगुप्त मौर्य का पुत्र था, जिसने 297 ईसा पूर्व से 273 ईसा पूर्व तक शासन किया। आजीवक संप्रदाय के प्रवर्तक मखली गोसाल थे। आजीवक संप्रदाय लगभग 1002 ईस्वी तक बना रहा। इसके मत नियतिवाद, भाग्यवाद कहा जाता है, जिसके अनुसार संसार की प्रत्येक वस्तु भाग्य द्वारा नियंत्रित एवं संचालित होती है। लोकायत संप्रदाय को चारवाक दर्शन भी कहा जाता है। इसके प्रणेता चारवाक या बृहस्पति माने जाते हैं। नेक्स्ट है गुप्त और गुप्तोत्तर साम्राज्य से। निम्नलिखित में से भारत में स्थित किस प्राचीन विश्वविद्यालय को यूनेस्को विश्व विरासत स्थल में शामिल किया गया? तो ये नालंदा महाविहार है। नालंदा महाविहार की स्थापना गुप्त शासक कुमार गुप्त ने की थी। गुप्त प्रथम ने 415 से 455 के मध्य में करवाया था। यह विश्वविद्यालय भारत के बिहार राज्य में नालंदा जिला के राजगीर में स्थित है। 15 जुलाई 2016 की नालंदा विश्वविद्यालय को विश्व विरासत स्थल में शामिल किया गया। 1200 ईस्वी में बख्तियार खिलजी के आक्रमण के समय इस विद्यालय को नष्ट कर दिया गया था। वर्तमान में भारत में कुल 42 यूनेस्को विश्व विरासत स्थल है, जिनमें 7 प्राकृतिक, 34 सांस्कृतिक और 1 मिश्रित श्रेणी के हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है राष्ट्रकूट वंश के संस्थापक कौन थे? तो ये दंतिवर्मन जिसे कहते हैं। राष्ट्रकूट वंश का संस्थापक दंतिवर्मन 735 से 756 ईस्वी तक था। इनकी राजधानी मानेखेत सोलापुर महाराष्ट्र थी। एलोरा के प्रसिद्ध कैलाश मंदिर का निर्माण राष्ट्रकूट शासक कृष्ण प्रथम ने करवाया था। ज्ञात हो कि कन्नौज के त्रिपक्षीय संघर्ष में राष्ट्रकूट, प्रतिहार और बंगाल के पाल शासक शामिल थे। ठीक है, कन्नौज के त्रिपक्षीय संघर्ष में राष्ट्रकूट, प्रतिहार और बंगाल के पाल शासक शामिल थे। राष्ट्रकूट का
अंतिम महान शासक कृष्ण तृतीय था, जिसके दरबार में शांति पुराण के रचनाकार कन्नड़ कवि पोन रहते थे। एलिफेंटा गुहा मंदिरों का निर्माण राष्ट्रकूटों के समय में ही किया गया था। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी हर्षवर्धन की पहली राजधानी थी? तो पहली राजधानी जो है थानेश्वर की गद्दी पर बैठा, मतलब राजवर्धन की मृत्यु के बाद 606 में 16 वर्ष की अवस्था में हर्षवर्धन थानेश्वर की गद्दी पर बैठा। हर्षवर्धन ने शशांक को पराजित करके कन्नौज पर अधिकार कर लिया था, उसे अपनी राजधानी बनाया। हर्षवर्धन ने शशांक को पराजित करके कन्नौज पर अधिकार कर लिया और उसे अपनी राजधानी बनाया। हर्ष को शिलादित्य के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, समुद्रगुप्त की प्रशस्ति संस्कृत में एक कविता के रूप में किस कवि द्वारा रचित थी, जिसे इलाहाबाद में अशोक स्तंभ पर अंकित किया गया था? तो हरिसेन। समुद्रगुप्त की प्रशस्ति संस्कृत के एक कविता के रूप में कवि हरिसेन द्वारा रचित है, जिसे इलाहाबाद में अशोक स्तंभ पर अंकित किया गया था। चंपू गुप्त के विजयों का प्रमुख स्रोत प्रयाग स्तंभ रेख है, जो चंपू शैली में लिखा गया है। समुद्रगुप्त की प्रशस्ति संस्कृति के एक कविता के रूप में कवि हरिसेन द्वारा रचित, जिसे इलाहाबाद में अशोक स्तंभ पर अंकित किया गया था। समुद्रगुप्त के विजयों का प्रमुख स्रोत प्रयाग स्तंभ लेख है, जो चंपू शैली में लिखा गया है। नेक्स्ट है, दक्षिण भारतीय राजवंश संगम पल्लव, चोल और चालुक्य से जो क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी ऐतिहासिक रूप से कर्नाटक के दक्षिण में बंटवाल नदी के रूप में जाना जाता था? तो नेत्रावती नदी। ठीक है। इसका एक्सप्लेनेशन, नेत्रावती नदी को ऐतिहासिक रूप से कर्नाटक के दक्षिण में बंटवाल नदी के रूप में जाना जाता था। बंटवाल नगर इसके किनारे स्थित होने के कारण बंटवाल नदी भी कहते हैं। भारत के दक्षिण पश्चिम क्षेत्र से होकर बहने वाली नेत्रावती नदी आर्थिक और सांस्कृतिक रूप से कर्नाटक की सबसे महत्वपूर्ण नदियों में से एक है। यह अपनी उपजाऊ जलोढ़ मिट्टी से एक विशाल क्षेत्र का पोषण करती है। नेत्रावती नदी पश्चिमी घाट में स्थित चिकमगलूर जिले के गंगामूला से निकलती है। ठीक है। नेत्रावती नदी पश्चिमी घाट में स्थित चिकमगलूर जिले के गंगामूला से निकलती है। निम्नलिखित में से कौन सा मंदिर पल्लव राजवंशों के शासन के दौरान बनाया गया था? तो महाबलीपुरम का मंदिर। दक्षिण भारत के पल्लव शासकों के शासनकाल में महाबलीपुरम के विभिन्न मंदिरों का निर्माण कराया गया। इन मंदिरों में प्रमुख आदिवराह मंदिर, सिंह विष्णु जिसे कहते हैं, एक एकाश्म मंदिर रथ जिसे नरसिंह वर्मन प्रथम ने बनवाया था। ठीक है। और गणेश मंदिर परमेश्वर वर्मन प्रथम आदि है। कांची के कैलाश मंदिर का निर्माण पल्लव शासक नरसिंह वर्मन द्वितीय ने कराया था। इसी मंदिर को राज सिद्धेश्वर मंदिर भी कहा जाता है। कांची के कैलाश मंदिर का निर्माण पल्लव शासक नरसिंह वर्मन द्वितीय ने करवाया था। इस मंदिर को राज सिद्धेश्वर मंदिर भी कहते हैं। पल्लव राजवंश की स्थापना 575 ईस्वी में सिंह विष्णु ने की थी। पल्लव राजवंश की स्थापना 575 ईस्वी में सिंह विष्णु ने की थी। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा संग्रहालय संगम युग के दौरान तमिलों के जीवन को प्रदर्शित करता है? तो किलाडी संग्रहालय जो कि तमिलनाडु में है, संगम युग के दौरान तमिल के जीवन को प्रदर्शित करता है। इसका निर्माण चेट्टीनाड शैली में किया गया। किलाडी तमिलनाडु के शिवगंगा जिले में वैगई नदी तट पर स्थित है। संगम काल की एक नगरीय बस्ती है। चोल साम्राज्य के संस्थापक निम्नलिखित में से कौन थे? तो चोल साम्राज्य की स्थापना विजयालय चोल ने की थी। ठीक है। चोल साम्राज्य की स्थापना विजयालय चोल ने की थी। चोल का शासन 9वीं शताब्दी में शुरू हुआ, जब उन्होंने पल्लवों को हराया। इसका शासन 13वीं शताब्दी तक 5 से अधिक शताब्दियों तक चला। शूद्रक द्वारा लिखित मृच्छकटिक का साहित्य प्रकार निम्नलिखित में से कौन सा है? तो नाटक।
शूद्रक द्वारा लिखित मृच्छकटिकम एक संस्कृत साहित्य नाटक है। मृच्छकटिकम का अर्थ मिट्टी का खिलौना। इस नाटक में नायक चारुदत्त तथा गणिका बसंत सेना में प्रेम कथा विभिन्न सामाजिक परिस्थितियों का वर्णन है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, तमिल व्याकरण की कौन सी रचना है जिसे तमिल साहित्य की सबसे पुरानी मौजूदा रचना कहा जाता है? तो तोलकाप्पियम। ठीक, तोलकाप्पियम सबसे प्राचीन विद्यमान तमिलनाडु व्याकरण ग्रंथ है। तमिल साहित्य की सबसे पुरानी रचना है। तोलकाप्पियर द्वारा रचित यह ग्रंथ उस समय की राजनीतिक और सामाजिक आर्थिक स्थितियों की जानकारी प्रदान करता है। यह ग्रंथ 9 खंडों तथा 3 भागों में विभाजित व्याकरण और काव्य पर अनूठा ग्रंथ है। नीतिसार राजनीति के तत्व, जिसमें कौटिल्य के अर्थशास्त्र का प्रारंभिक मूल पाठ शामिल है, निम्नलिखित में से किसके द्वारा लिखा गया था? तो कामंदक। नीतिसार या कामंदकी का नीतिसार राजनीति एवं शासन पर आधारित एक प्राचीन ग्रंथ है जिसे चाणक्य के शिष्य कामंदक द्वारा लिखा गया है। उल्लेखनीय है कि नीतिसार में कौटिल्य के अर्थशास्त्र का प्रारंभिक मूल पाठ शामिल है। निम्नलिखित में से किसने निरुक्त व्युत्पत्ति विज्ञान, भाषा शास्त्र और शब्दार्थ विज्ञान पर सबसे पुराना भारतीय ग्रंथ नामक पुस्तक लिखी थी? श्री यस्काचार्य। श्री यस्काचार्य। निरुक्त व्युत्पत्ति विज्ञान, भाषा शास्त्र और शब्दार्थ विज्ञान पर सबसे प्राचीन भारतीय ग्रंथ श्री यस्काचार्य कृत निरुक्त, जो कि निघंटु पर एक टिप्पणी है, जो कि वेदों के अध्ययन के लिए सहायक ग्रंथ है। यह हिंदू धर्म के 6 वेदांगों में से एक है। जो 2023 का पेट का पेपर था वो बहुत टफ था। देखिए ये सब मतलब कोई रिपीट क्वेश्चन था ही नहीं, सब नए क्वेश्चन। निम्नलिखित में से किसने निरुक्त, फिर से देखते हैं, निम्नलिखित में से किसने निरुक्त व्युत्पत्ति विज्ञान, भाषा शास्त्र और शब्दार्थ विज्ञान पर सबसे पुराना भारतीय ग्रंथ निम्नलिखित में से कौन सा है? तो श्री यस्काचार्य। निरुक्त व्युत्पत्ति विज्ञान, भाषा शास्त्र और शब्दार्थ विज्ञान पर सबसे प्राचीन भारतीय ग्रंथ श्री यस्काचार्य कृत निरुक्त, जो कि निघंटु पर एक टिप्पणी है, जो कि वेदों के अध्ययन के लिए सहायक ग्रंथ है। यह हिंदू धर्म के 6 वेदांगों में से एक है। विष्णु शर्मा द्वारा लिखी गई प्रसिद्ध पुस्तक पंचतंत्र, जिसमें पशुदंत कथाएं और कहानियां शामिल हैं, मुख्य रूप से मौखिक परंपराओं से संबंधित है, जो मूल रूप से निम्नलिखित में से किस भाषा में लिखी गई है? तो ये संस्कृत में लिखी गई है। विष्णु शर्मा की प्रसिद्ध पुस्तक पंचतंत्र संस्कृत भाषा में लिखी गई है। इसमें पशुदंत कथाएं एवं कहानियां शामिल हैं। इसका रचनाकाल 300 ईसा पूर्व के आसपास माना जाता है। गाइस, मैंने सारी चीज़ हाईलाइट कर दी है। हम लोग क्वेश्चन और आंसर डिस्कस करेंगे, तो आप आंसर और एक्सप्लेनेशन को ध्यान से देखते रहिएगा, क्योंकि टाइम वेस्ट हो रहा था उस तरफ पर्टिकुलर करने में, हाईलाइट करने में। तो चलिए देखते हैं। विजयनगर वास्तुकला द्रविड़ शैली का सबसे विकसित उदाहरण है। निम्नलिखित में से कौन सा मंदिर विजयनगर स्थापत्य शैली का है? तो ये इसका आंसर है विरूपाक्ष मंदिर। ठीक है। विरूपाक्ष मंदिर कर्नाटक राज्य के हम्पी में तुंगभद्रा नदी के किनारे पर स्थित पवित्र और ऐतिहासिक स्थल है। इसे विश्व धरोहर स्थल में शामिल किया गया है। यह मंदिर भगवान शिव को समर्पित है। यह विजयनगर स्थापत्य शैली में बनाया गया है। इस मंदिर में महाभारत का दृश्य अर्जुन द्वारा द्रौपदी से विवाह करने के लिए मछली को मारते हुए दिखाया गया है। प्रमुख मंदिर और राज्य: सोमनाथ मंदिर जो है गुजरात, वेरावल बंदरगाह पर है, और तिरुपति मंदिर आंध्र प्रदेश, चित्तूर, मीनाक्षी मंदिर तमिलनाडु और मदुरई। बाकी जो लोग सब्सक्राइब करना भूल गए हों, लाइक सब्सक्राइब कर दें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्तूप के अर्धवृत्ताकार टीले के ऊपर देवताओं के निवास का प्रतिनिधित्व करने वाली बालकनी जैसी संरचना कहलाती है? तो हर्मिका। देवताओं के निवास का प्रतिनिधित्व करने वाली बालकनी संरचना हर्मिका बौद्ध वास्तुकला का हिस्सा था। हर्मिका को स्तूप के शीर्ष पर रखा जाता था और इसमें त्रिस्तरीय छतरी या छत्रावली बनी होती है, जो बौद्ध धर्म के 3 रत्नों बुद्ध की शिक्षाएं और संघ बौद्ध धर्म वर्ग का प्रतिनिधित्व करती थी।
त्रिरश्मि बौद्ध गुफा परिसर। फिर से देखते हैं, देवताओं के निवास का प्रतिनिधित्व करने वाले बालकनी जैसी संरचना। हर्मिका बौद्ध वास्तुकला का हिस्सा थी। हर्मिका को स्तूप के शीर्ष पर रखा जाता था और इसमें त्रिस्तरीय छतरी या छत्रावली बनी होती थी, जो बौद्ध धर्म के 3 रत्नों बुद्ध, धर्म और संघ का प्रतिनिधित्व करती थी। नेक्स्ट है रश्मि बौद्ध गुफा परिसर, जहाँ 3 नई गुफाएं खोजी गई, किस राज्य में स्थित है? तो ये महाराष्ट्र में स्थित है। ठीक है, त्रिरश्मि बौद्ध गुफा परिसर जहाँ नई गुफाएं खोजी गई, किस राज्य में स्थित है? तो महाराष्ट्र। त्रिरश्मि बौद्ध गुफा परिसर महाराष्ट्र के नासिक में स्थित है। हाल ही में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ASI द्वारा 3 नई गुफाएं खोजी गई। त्रिरश्मि गुफाओं को पांडवलेनी गुफा भी कहते हैं, जो कि 25 गुफाओं का समूह है। ये सभी गुफाएं दूसरी से 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व निर्मित की गई। निम्नलिखित में से कौन सा एक अनुचित युग्म है? तो ये खजुराहो चोल वंश, ये गलत है, बाकी सभी सही हैं। हम्पी स्मारकों का समूह, विजयनगर राजवंश, लिंगराज मंदिर, सोमवंशी राजवंश, हजार स्तंभ मंदिर, काकतीय राजवंश। ठीक है, खजुराहो मंदिर का निर्माण 950 से 1050 ईस्वी के मध्य चंदेल शासकों ने कराया था। खजुराहो के मंदिर सभी प्रमुख भारतीय मूल के धर्म वैष्णव, शैव, शाक्त और जैन से संबंध रखते हैं, जो मध्य प्रदेश के छतरपुर जिले में विंध्य पर्वत श्रृंखला पर अवस्थित हैं। खजुराहो के मंदिर वास्तुकला की नागर शैली का अद्भुत उदाहरण है। इन मंदिरों को यूनेस्को द्वारा 1986 में विश्व धरोहर स्थल का दर्जा प्रदान किया गया था। कलमकारी चित्रकला का संबंध है। तो कलमकारी चित्रकला का संबंध दक्षिण भारत में हाथ से रंगा हुआ सूती कपड़ा है। 1 मिनट। दक्षिण भारत के आंध्र प्रदेश में प्रचलित हस्त निर्मित चित्रकला कलमकारी सूती कपड़े पर रंगीन ब्लॉक से छापकर बनाई जाती है। इसमें सब्जियों के रंगों से धार्मिक चित्र बनाए जाते हैं। कलमकारी चित्र कहानी को कहते हैं। इनको बनाने वालों में अधिकतर महिलाएं हैं। कलमकारी चित्र की कहानी को कहते हैं। इनको बनाने वालों में अधिकतर महिलाएं हैं। यह कला मुख्यतः भारत और ईरान में प्रचलित है। नेक्स्ट क्वेश्चन अब मिडाइवल से, ये अब तक की एंशिएंट हो गया है। अब दिल्ली सल्तनत, गुलाम वंश, खिलजी वंश, तुगलक वंश, सैयद और लोदी से। खिज्र खान दिल्ली का शासक था। निम्नलिखित में से किस राजवंश से संबंधित था? तो ये सैयद राजवंश से। खिज्र खान दिल्ली का शासक था, वह सैयद वंश से संबंधित था। सैयद वंश दिल्ली सल्तनत का चौथा राजवंश था, जिसके 4 शासक थे, जिन्होंने 1414 से 1451 तक शासन किया। भारत से वापस जाते समय तैमूर ने खिज्र खान को मुल्तान के गवर्नर के रूप में नियुक्त किया था। ठीक है, भारत से वापस जाते समय तैमूर ने खिज्र खान को मुल्तान के गवर्नर के रूप में नियुक्त किया। उसने दिल्ली पर कब्जा कर 1414 ईस्वी में सैयद वंश की स्थापना की। सिख धर्म से भक्ति आंदोलन। अपने संदेश के प्रचार प्रसार के लिए हिंदी का प्रयोग करने वाले प्रथम भक्ति संत निम्नलिखित में से कौन थे? तो रामानंद थे। स्वामी रामानंद मध्यकालीन भक्ति आंदोलन के संत थे। उन्होंने राम भक्ति की धारा को समाज के प्रत्येक वर्ग तक पहुंचाया। वे पहले ऐसे आचार्य हुए जिन्होंने भारत में भक्ति का प्रचार किया। इन्होंने अपने संदेश के प्रचार प्रसार के लिए हिंदी का उपयोग किया। उनके बारे में प्रचलित कहावत है कि भक्ति द्रविड़ उपजी लाए रामानंद। मतलब कहावत है, भक्ति द्रविड़ उपजी लाए रामानंद। मुगल काल से क्वेश्चन है, में से किस मुगल सम्राट ने ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल में शुल्क मुक्त व्यापार की अनुमति दी थी? तो औरंगजेब। ठीक है, निम्नलिखित में से किस मुगल सम्राट ने ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल में शुल्क मुक्त व्यापार की अनुमति दी थी? तो वो दिए थे औरंगजेब। मुगल सम्राट औरंगजेब ने वर्ष 1691 में एक फरमान या शाही आदेश जारी किया, जिसने ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल प्रांत में शुल्क मुक्त व्यापार करने की अनुमति दी। हालांकि निजी व्यापार करने वाले अधिकारियों को अभी भी शुल्क का भुगतान व्यापार करना पड़ता था। टोडरमन को निम्नलिखित में से किस नाम से जाना जाता था?
तो मुशर्रफ-ए-दीवान। टोडरमल को मुशर्रफ-ए-दीवान के नाम से जाना जाता था। टोडरमल अकबर के वित्त मंत्री थे। राजा टोडरमल ने राजस्व एकत्र करने की नई व्यवस्था शुरू की, जिसे जब्ती प्रणाली या 10 साला व्यवस्था के रूप में जाना जाता था। मुशर्रफ-ए-दीवान किसको कहते थे? टोडरमल को कहते थे। टोडरमल मुशर्रफ-ए-दीवान के नाम से जाना जाता था। ये अकबर के वित्त मंत्री थे। ठीक है, नेक्स्ट है, मुगल सम्राट बाबर ने निम्नलिखित में से किस स्थान पर राणा सांगा और उनके सहयोगियों को हराया था? तो खानवा। मुगल सम्राट ने फतेहपुर सीकरी के निकट खानवा में 1527 में राणा सांगा और उनके सहयोगियों को हराया था। बाबर ने राणा सांगा के विरुद्ध युद्ध को जिहाद का नाम दिया। जीत के बाद गाजी की उपाधि धारण की। राणा सांगा को बड़ी संख्या में राजपूत प्रमुखों का सहयोग मिला, जिसमें जालौर, सिरोही, डूंगरपुर और अम्बेर प्रमुख है। बाबर मुगल वंश का संस्थापक था। मध्यकालीन स्थापत्य एवं चित्रकला। दिल्ली का लाल किला निम्नलिखित में से किस मुगल शासक ने बनवाया था? तो यह शाहजहां ने बनवाया था। दिल्ली के लाल किले का निर्माण मुगल सम्राट शाहजहां ने करवाया था। इस कला को विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया। किले की दीवारें लगभग बलुआ पत्थर की बनी हैं, जो 75 फीट ऊंची हैं। परिसर में प्रसिद्ध हाल दीवाने आम है, जिसमें 60 लाल बलुआ पत्थर के खंभे हैं। बुरहानपुर में स्थित असीरगढ़ किला, जिसे दक्कन का दरवाज़ा के नाम से जाना जाता है, निम्नलिखित में से किस यदुवंशी अहीर राजा द्वारा बनवाया गया? तो आसा अहीर। बुरहानपुर में स्थित असीरगढ़, जिसे दक्कन का दरवाज़ा के नाम से जाना जाता है, 15वीं शताब्दी में यदुवंशी राजा आसा अहीर द्वारा बनवाया गया था। यह किला अपने आधार से 259.1 मीटर ऊंचा है। यह किले के अंदर एक मस्जिद, शिव का मंदिर है तथा एक महल है। ठीक है, नेक्स्ट है, फिरोज शाह कोटला किला 1354 में सुल्तान फिरोज शाह तुगलक के नाम से बनवाया था। फिरोज शाह कोटला किला 1354 में सुल्तान फिरोज शाह तुगलक ने बनवाया था। यह किला किस नदी के तट पर बनवाया गया था? तो यमुना। फिरोज शाह कोटला किला 1354 ईस्वी में सुल्तान फिरोज शाह तुगलक द्वारा यमुना नदी के तट पर बनाया गया था। फिरोज शाह तुगलक दिल्ली सल्तनत के तुगलक वंश का शासक था। तुगलक के शासनकाल के दौरान 300 नए शहरों का निर्माण कराया गया। फिरोज शाह तुगलक के शासन के काल के दौरान 300 नए शहरों का निर्माण हुआ। मध्यकालीन साहित्य और संगीतकार। अकबरनामा का तीसरा खंड अकबर के प्रशासन, घर, सेना, राजस्व और उसके साम्राज्य के भूगोल से संबंधित है, जिसे आईने अकबरी के नाम से जाना जाता है। अकबरनामा का तीसरा खंड अकबर के प्रशासन, घर, सेना, राजस्व और उनके साम्राज्य के भूगोल से संबंधित है, जिसे आईने अकबरी के नाम से जाना जाता है। अबुल फजल ने अकबर ग्रंथ की रचना की। यह भारत में रहने वाले लोगों की परंपराओं और संस्कृति के बारे में समृद्ध विवरण भी प्रस्तुत करता है। यह भारत में रहने वाले लोगों की परंपराओं और संस्कृति के बारे में समृद्ध का वर्णन करता है। यहाँ से हम लोग मॉडर्न हिस्ट्री देखेंगे। भारत में यूरोपियों का आगमन, पुर्तगाली, डच, अंग्रेज, फ्रांसीसी। तो 48 क्वेश्चन है। भारत में VOC वेरी निगडे ओस्टिंडिसे कंपनी, मतलब VOC का गठन निम्नलिखित में से किसके द्वारा किया गया था? तो उसका आंसर डच। भारत में VOC का गठन 1602 में डचों द्वारा किया गया था। 1605 में डचों ने आंध्र प्रदेश के मसूलीपट्टनम में अपनी पहली फैक्ट्री स्थापित की, जिसमें कपास, अफीम, नील, रेशम और चावल प्रमुख भारतीय वस्तुएं थीं, जिनका व्यापार डचों द्वारा किया जाता था। कपास, अफीम, नील, रेशम और चावल प्रमुख भारतीय वस्तुएं थीं, जिनका व्यापार डचों द्वारा किया जाता था। पुर्तगालियों द्वारा निर्मित बंदेल चर्च भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश में स्थित है? तो वो पश्चिम बंगाल। पुर्तगालियों द्वारा निर्मित बंदेल चर्च भारत के पश्चिम बंगाल
बंगाल के हुगली जिले में बंदेल शहर में स्थित है। इसकी स्थापना 1599 में की गई थी। यह भारत के सबसे पुराने चर्चों में से एक है। इस चर्च को बेसिलिका ऑफ द होली रोजरी के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट है चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू ने परिषद राजनीति में वापसी पर बहस करने के लिए कांग्रेस के भीतर निम्नलिखित में से किस राजनीतिक दल का गठन किया था? तो स्वराज पार्टी का। सी.आर. दास और मोतीलाल नेहरू परिषद की राजनीति में वापसी पर बहस करने के लिए कांग्रेस के भीतर स्वराज पार्टी का गठन किया। सितंबर 1923 में दिल्ली में हुए कांग्रेस के विशेष अधिवेशन में स्वराज पार्टी को मान्यता प्रदान की गई। पार्टी के अध्यक्ष सी.आर. दास तथा महासचिव मोतीलाल नेहरू थे। मराठा साम्राज्य। शिवाजी के मृत्यु के बाद मराठा राज्य में प्रभावी शक्ति चित्तपावन ब्राह्मण के एक परिवार द्वारा संभाली गई थी जिसने पेशवा के रूप में शिवाजी के उत्तराधिकारियों की सेवा की थी। चित्तपावन ब्राह्मण। मराठा साम्राज्य के संस्थापक। शिवाजी की मृत्यु के बाद मराठा राज्य में प्रभावी शक्ति पेशवाओं के हाथ में चली गई जो कि चित्तपावन ब्राह्मण थे। मराठा साम्राज्य में प्रथम पेशवा बालाजी विश्वनाथ थे। उन्होंने शासनकाल से यह पद वंशानुगत हो गया। एक ही परिवार के हाथों में सत्ता बनी रही। नेक्स्ट है निम्नलिखित मराठों प्रमुखों का उनके क्षेत्र के संबंध में। ठीक है, तो देखते हैं। तो मराठा प्रमुख संबंधित क्षेत्र। सिंधिया का उज्जैन से संबंध था। होलकर इंदौर, गायकवाड़ बड़ौदा और भोसले नागपुर। सिंधिया उज्जैन, होलकर इंदौर, गायकवाड़ बड़ौदा, भोसले नागपुर। नेक्स्ट है शिवाजी की मृत्यु के बाद मराठा राज्य में प्रभावी शक्ति चित्तपावन ब्राह्मणों के एक परिवार के पास थी जिन्होंने शिवाजी के उत्तराधिकारियों को पेशवा या प्रधानमंत्री के रूप में सेवा दी थी। कौन सा शहर मराठा साम्राज्य की राजधानी बन गया? तो पुणे। 1713 में शाहू ने बालाजी विश्वनाथ को अपना पेशवा घोषित किया। इससे मराठा साम्राज्य का पेशवा युग प्रारंभ हुआ। इस काल के दौरान पूना मराठा साम्राज्य की राजधानी बन गई। नेक्स्ट है स्वतंत्र राष्ट्र मैसूर, बंगाल, अवध। श्रीरंगपट्टनम की संधि पर हैदराबाद के निजाम टीपू सुल्तान और निम्नलिखित में से किस ब्रिटिश गवर्नर जनरल के बीच हस्ताक्षर किए गए थे? तो लॉर्ड कॉर्नवालिस। श्रीरंगपट्टनम की संधि टीपू सुल्तान तथा अंग्रेज के मध्य 1792 में हुई। टीपू सुल्तान ने अपने 2 पुत्रों को बंधक के रूप में अंग्रेजों को सौंप दिया और 3 करोड़ रुपए युद्ध हर्जाने के रूप में दिए। जो 3 मित्रों अंग्रेज निजाम मराठा में बराबर बांट लिए गए। हस्ताक्षरकर्ता में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की ओर से लॉर्ड कॉर्नवालिस और मैसूर के शासक टीपू सुल्तान शामिल थे। यह तृतीय अंग मैसूर युद्ध के पश्चात हुआ। नेक्स्ट है अंग्रेजों की आर्थिक, सामाजिक व सांस्कृतिक नीतियाँ। निम्नलिखित में से किस स्थान पर 1818 में फोर्ट ग्लोस्टर में हेनरी गॉगर द्वारा पहली भारतीय सूती मिल की स्थापना की गई थी? तो कोलकाता। वर्ष 1818 में फोर्ट ग्लास्टर में हेनरी गॉगर द्वारा पहली भारतीय सूती मिल की स्थापना कोलकाता में की गई थी, किंतु भारत की पहली आधुनिक सूती कपड़ा मिल की स्थापना 1854 में कावासाजी नानाबाई डाबर द्वारा की गई थी। ठीक है। नेक्स्ट है किसान, मजदूर एवं वामपंथी आंदोलन। 1920 में उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ जिले में पहला किसान मार्च किसके द्वारा आयोजित किया गया था? तो जवाहरलाल नेहरू। 1920 में उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ जिले में पहला किसान मार्च किसके द्वारा आयोजित किया गया था? तो जवाहरलाल नेहरू। 1920 में सेम। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन। मानवीय राहत और सामाजिक कार्य करने के लिए 1896 में रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की थी? तो स्वामी विवेकानंद। स्वामी विवेकानंद का जन्म 12 जनवरी 1863 कलकत्ता के कायस्थ परिवार में हुआ था। इनके बच्चे का नाम नरेंद्रनाथ दत्त था। रामकृष्ण मिशन की स्थापना स्वामी विवेकानंद ने 1 मई 1897 में की थी। ठीक है। इनके गुरु रामकृष्ण परमहंस थे। स्वामी विवेकानंद का भारतीयों के लिए संदेश था, उठो, जागो और तब तक प्रयास करते रहो जब तक कि लक्ष्य की प्राप्ति न हो। भारतीय
राष्ट्रीय कांग्रेस और अखिल भारतीय मुस्लिम लीग AIML ने प्रसिद्ध लखनऊ पैक्ट के माध्यम से अंग्रेज़ों के खिलाफ भारत के संघर्ष के लिए एक साथ आने का फैसला किया। ठीक है, INC और AIML भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और अखिल भारतीय मुस्लिम लीग ने प्रसिद्ध लखनऊ पैक्ट 1916 के माध्यम से अंग्रेज़ों के खिलाफ भारत के संघर्ष के लिए एक साथ आने का फैसला किया। इस कार्य में प्रयास करने के लिए सरोजिनी नायडू को मोहम्मद अली जिन्ना ने हिंदू मुस्लिम एकता के राजदूत की उपाधि दी थी। बंगाल के विभाजन ने पूरे भारत में लोगों को क्रोधित कर दिया था और आंध्र के डेल्टा क्षेत्र में स्वदेशी आंदोलन हुआ था। इसे निम्नलिखित में से किस नाम से जाना जाता था? तो वंदे मातरम आंदोलन। वंदे मातरम आंदोलन 1905 के बंगाल विभाजन की घोषणा के बाद 11 फरवरी 1907 को आंध्र प्रदेश में शुरू किया गया था। ठीक है, वंदे मातरम आंदोलन 1905 के बंगाल विभाजन की घोषणा के बाद 11 फरवरी 1907 को आंध्र प्रदेश में शुरू किया गया था। इस अवधि में कृष्णा जिले के लोगों में राष्ट्रीय जागृति की भावना देखी गई। इस आंदोलन के प्रमुख नेता हरीश वर्वोत्थामा राव पिंगली, लक्ष्मी नारायण, कासिन धोनीवीरा, मल्ल्या, बोधी नारायण राव एवं अन्य थे। अप्रैल 1907 में बिपिन चंद्र पाल ने विजयवाड़ा और मछलीपट्टनम की यात्रा की और स्वदेशी और वंदे मातरम की उत्पत्ति और अर्थ पर भाषण दिया। ठीक है, बिपिन चंद्र पाल ने विजयवाड़ा और मछलीपट्टनम की यात्रा की 1907 अप्रैल में तो और स्वदेशी वंदे मातरम की उत्पत्ति और अर्थ पर भाषण दिया। ठीक है, इतनी बार और लिख दिया है इसे। क्रांतिकारी आंदोलन। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किसके नेतृत्व में मंडी षड्यंत्र हुआ? तो गदर पार्टी। ठीक है, हिमालय के मंडी की जनता ने स्थानीय शासक एवं उसके वजीर द्वारा किए जा रहे अत्याचारों से तंग आकर सन 1914-15 में गदर पार्टी के भाई हिरदाराम के नेतृत्व में विद्रोह कर दिया। ठीक है, हिरदाराम के नेतृत्व में विद्रोह कर दिया 1914-15 में। इसे गदर की गूंज, गदर संदेश, ऐलान जंग नाम से जाने लगा। इसमें मियां जवाहर सिंह और खैरगढ़ी ईरानी ने क्रांतिकारियों को आर्थिक सहायता प्रदान की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1913 में हिंदुस्तान गदर पार्टी का मुख्यालय कलकत्ता में स्थित था। ठीक है, 1913 में गदर पार्टी की स्थापना कलकत्ता में हुई थी। उसका कार्यकाल 436 हिल स्ट्रीट में था, जिसे युगांतर आश्रम नाम दिया गया था। यह स्थान सैन फ्रांसिस्को में है। निम्नलिखित में से कौन सा अरबिंदो के स्वतंत्रता प्राप्त करने के कार्यक्रम का प्रमुख हिस्सा था? तो यह निष्क्रिय प्रतिरोध। अरबिंदो घोष एक भारतीय दार्शनिक, योगी, कवि, राष्ट्रवादी थे। इनका जन्म 15 अगस्त 1872 में कलकत्ता में हुआ था। इन्होंने भारत की राष्ट्रीय मुक्ति आंदोलन के दौरान सामाजिक परिवर्तन के लिए एक तकनीकी रूप से निष्क्रिय प्रतिरोध के सिद्धांत का उपयोग किया था। अरबिंदो घोष एक भारतीय दार्शनिक, योगी, कवि और राष्ट्रवादी थे। इनका जन्म 15 अगस्त 1872 को कलकत्ता में हुआ था। इन्होंने भारत की राष्ट्रीय मुक्ति आंदोलन के दौरान सामाजिक परिवर्तन के लिए एक तकनीकी रूप से निष्क्रिय प्रतिरोध के सिद्धांत का उपयोग किया था। उन्होंने यह विचार आयरलैंड के निष्क्रिय प्रतिरोध से लिया था, जो गांधी के निष्क्रिय प्रतिरोध से बिल्कुल अलग था। इनके अनुसार निष्क्रिय प्रतिरोध अहिंसात्मक होना चाहिए, परंतु यदि सरकार निर्दयी है तो हिंसा का प्रयोग करने से भी चूकना नहीं चाहिए। ठीक है, ये अरबिंदो ये थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, महात्मा गांधी और उनके प्रारंभिक आंदोलन। तो बारदोली में किसान आंदोलन 1928 में। महात्मा गांधी ने नोआखाली की यात्रा की 1946 में। गांधी जी ने लंगोटी पहनना शुरू किया 1921 में। और अहमदाबाद में मिल मजदूरों की हड़ताल हुई 1918 में। ये लंगोटी वाला जो सवाल आया था तो लोग बहुत ही ट्रोल किए थे, जबकि इसका मतलब यही है कि उन्होंने वस्त्र का त्याग करके शपथ ले लिया था कि हम सारी समस्याओं को दूर
करने तक अपना संघर्ष जारी रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस घटना के बाद वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि मिली? तो बारदोली सत्याग्रह। बारदोली सत्याग्रह गुजरात वर्ष 1928 में घटित प्रमुख किसान आंदोलन था। प्रांतीय सरकार ने कृषकों के लगान में 22% की वृद्धि कर दी थी। ठीक है, मतलब किसान वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि मिली किसमें? बारदोली सत्याग्रह। बारदोली सत्याग्रह जो है गुजरात वर्ष 1928 में घटित प्रमुख किसान आंदोलन था। प्रांतीय सरकार ने कृषकों के लगान में 22% की वृद्धि कर दी थी। वल्लभ भाई पटेल ने लगान वृद्धि का विरोध किया तथा सत्याग्रह प्रारंभ किया। अंततः सरकार को विवश होकर लगान घटाकर 6.03 करना पड़ा। बारदोली सत्याग्रह के सफल होने पर वहां की महिलाओं की तरफ से महात्मा गांधी ने वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि से संबोधित किया। नेक्स्ट है असहयोग आंदोलन। गांधी जी ने किस घटना के कारण असहयोग आंदोलन का आह्वान किया? तो चौरी चौरा घटना। चौरी चौरा उत्तर प्रदेश के गोरखपुर जिले में स्थित एक कस्बा है। इस कस्बे में 4 फरवरी 1922 को एक हिंसक घटना घटित हुई थी। किसानों की भीड़ ने यहाँ के एक पुलिस स्टेशन में आग लगा दी, जिसके कारण 22 पुलिसकर्मियों की मौत हो गई। इस घटना के कारण महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन 1920-22 को वापस ले लिया। भगत सिंह एक मूवी जो अजय देवगन की है, वो स्टार्टिंग यहीं से होती है, तो अगर आप देखना चाहें तो देख सकते हैं, यूट्यूब पे है। नेक्स्ट है वर्ष 1922 में असहयोग आंदोलन को निलंबित करने के बाद गांधी जी को अहमदाबाद में गिरफ्तार कर लिया गया और कितने वर्षों के साधारण कारावास की सज़ा सुनाई गई? तो 6। असहयोग आंदोलन के स्थगन के बाद गांधी जी को 10 मार्च 1922 को गिरफ्तार कर लिया गया। 18 मार्च 1922 को अहमदाबाद के सत्र न्यायाधीश ब्रूमफील्ड ने गांधी को 6 वर्ष की सज़ा सुनाई, लेकिन बाद में 5 फरवरी 1924 को बीमारी के कारण उन्हें समय से पूर्व रिहा कर दिया गया। ठीक है, असहयोग आंदोलन के स्थगन के बाद गांधी जी को 10 मार्च 1922 को गिरफ्तार कर लिया गया। 18 मार्च 1922 को अहमदाबाद के सत्र न्यायाधीश ब्रूमफील्ड ने गांधी को 6 वर्ष की सज़ा सुनाई, लेकिन बाद में 5 फरवरी 1924 को बीमारी के कारण उन्हें समय से पूर्व रिहा कर दिया गया। कांग्रेस का वह अधिवेशन कहाँ हुआ था जिसमें महात्मा गांधी ने अन्य नेताओं को खिलाफत के साथ साथ स्वराज के समर्थन में असहयोग आंदोलन शुरू करने की आवश्यकता के बारे में आश्वस्त किया था? तो नागपुर। कांग्रेस के नागपुर अधिवेशन में असहयोग का प्रस्ताव पारित कर दिया गया। इसके साथ स्वशासन के स्थान पर स्वराज का लक्ष्य प्रस्तावित किया गया। इसके अतिरिक्त अन्य कार्यक्रम तय किए गए। सभी वयस्कों को कांग्रेस की सदस्यता प्रदान करना, हिंदू मुस्लिम एकता का संवर्धन, खिलाफत के संदर्भ में भाषाई आधार पर प्रांतीय कांग्रेस समितियों का गठन, हिंदुओं से अस्पृश्यता का निवारण। ठीक है, साइमन कमीशन संविधान अवज्ञा आंदोलन। वर्ष 1928 में मोतीलाल नेहरू समिति द्वारा निम्नलिखित में से कौन सा अधिनियम विधेयक प्रस्तावित किया गया था? तो अधिकारों का बिल। वर्ष 1928 में मोतीलाल नेहरू समिति द्वारा अधिकारों का बिल विधेयक प्रस्तावित किया गया था। इस रिपोर्ट की अन्य सिफारिशें निम्न प्रकार थी। भारत को डोमिनियन राज्य का दर्जा। भारत का एक संघ हो जिसके नियंत्रण में केंद्र में द्विसदनीय विधानमंडल होगा। भारत को डोमिनियन राज्य का दर्जा। भारत का एक संघ हो जिसके नियंत्रण में केंद्र में द्विसदनीय विधानमंडल होगा। गवर्नर जनरल की स्थिति संवैधानिक मुखिया भर की ही रहेगी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, गांधी इरविन समझौता गोलमेज सम्मेलन। निम्नलिखित में से किसने सभी 3 गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था? तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने 3 गोलमेज सम्मेलनों 12 नवंबर 1930 से 7 सितंबर 1931 से 17 नवंबर 1932 में भाग लिया था। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने 3 गोलमेज सम्मेलनों 12 नवंबर 1930, 7 सितंबर 1931 और 17 नवंबर 1932 में भाग लिया था। गांधी जी ने द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने के लिए लंदन राजपूताना जहाज़ से गए थे।
कराची अधिवेशन में उन्होंने कहा था, गांधी मर सकता है परंतु गांधीवाद नहीं। 20 सितंबर 1932 को गांधी जी ने आमरण अनशन किया। इसका मुख्य कारण जेम्स रैमजे मैकडोनाल्ड द्वारा सांप्रदायिक निर्णय की घोषणा करना था। 3 गोलमेज सम्मेलनों के समय इंग्लैंड के प्रधानमंत्री जेम्स रैमजे मैकडोनाल्ड थे। ठीक है। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने तीनों गोलमेज सम्मेलनों में भाग लिया था। गांधी जी ने द्वितीय सम्मेलन में भाग लेने के लिए लंदन राजपूताना जहाज से गए थे। कराची अधिवेशन में उन्होंने कहा था, गांधी मर सकता है परंतु गांधीवाद नहीं। 20 सितंबर 1932 को गांधी जी ने आमरण अनशन किया। इसका मुख्य कारण जेम्स रैमजे मैकडोनाल्ड द्वारा सांप्रदायिक निर्णय की घोषणा करना था। तीनों गोलमेज सम्मेलनों के समय इंग्लैंड के प्रधानमंत्री जेम्स रैमजे मैकडोनाल्ड थे। ठीक है। नेक्स्ट है, ब्रिटिश प्रधानमंत्री रैमजे मैकडोनाल्ड द्वारा बनाया गया सांप्रदायिक पुरस्कार निम्नलिखित में से किसका परिणाम था? तो द्वितीय गोलमेज सम्मेलन। ठीक है। ब्रिटिश प्रधानमंत्री रैमजे मैकडोनाल्ड द्वारा बनाया गया सांप्रदायिक पुरस्कार द्वितीय गोलमेज सम्मेलन का परिणाम था। इस सम्मेलन में राजनीतियों की कुटिल चाल के कारण सांप्रदायिक समस्या उभरकर सामने आई। इसके तहत प्रत्यक्ष अल्पसंख्यक समुदाय के लिए विधान मंडलों में कुछ सीटें सुरक्षित की गई, जिसके सदस्यों का चुनाव पृथक निर्वाचक मंडलों द्वारा किया जाना था। मुस्लिम, सिख व ईसाई के साथ ही नए पंचायत में दलित वर्ग को भी अल्पसंख्यक मानकर हिंदुओं से अलग कर दिया गया। ठीक है। नेक्स्ट है मुस्लिम लीग। निम्नलिखित में से किसने भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान 16 अगस्त 1946 को प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस मनाया था? तो मुस्लिम लीग। मुस्लिम लीग ने 16 अगस्त 1946 ईस्वी को सीधी अथवा प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस मनाया था। सर्वप्रथम प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस कलकत्ता में मनाया गया। इस समय बंगाल में मुस्लिम लीग की सरकार थी। कैबिनेट मिशन संविधान सभा 1942 में विंस्टन चर्चिल द्वारा गांधी जी और कांग्रेस के साथ समझौता करने का प्रयास करने के लिए किसे साथ भेजा गया था? तो सर स्टैफोर्ड क्रिप्स। द्वितीय विश्व युद्ध में ब्रिटिश युद्ध प्रयासों के लिए भारत का सहयोग प्राप्त करने के लिए मार्च 1942 में ब्रिटिश प्रधानमंत्री विंस्टन चर्चिल द्वारा सर स्टैफोर्ड क्रिप्स की अध्यक्षता में क्रिप्स मिशन को भारत भेजा गया। क्रिप्स मिशन का उद्देश्य गांधी जी और कांग्रेस से समझौता करना था। यह एक असफल प्रयास सिद्ध हुआ। द्वितीय विश्व युद्ध में ब्रिटिश युद्ध प्रयासों के लिए भारत का सहयोग प्राप्त करने के लिए मार्च 1942 में ब्रिटिश प्रधानमंत्री विंस्टन चर्चिल द्वारा सर स्टैफोर्ड क्रिप्स की अध्यक्षता में क्रिप्स मिशन भारत भेजा गया। क्रिप्स मिशन का उद्देश्य गांधी जी और कांग्रेस से समझौता करना। यह एक असफल प्रयास सिद्ध हुआ। नेक्स्ट है आज़ाद हिंद फौज और सुभाष चंद्र बोस। सुभाष चंद्र बोस ने 1946 में मोइरांग में आईएनए ध्वज फहराया। वह शहर अब निम्नलिखित में से किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश में स्थित है? तो मणिपुर। 14 अप्रैल 1944 को कर्नल शौकत मलिक की कमान के तहत आईएनए की सुभाष रेजिमेंट में मणिपुर के विष्णुपुर जिले के शहर मोइरांग में ब्रिटिश सेना के खिलाफ जीत हासिल की। इस जीत को चिन्हित करने के लिए आईएनए ने मोइरांग में अपना राष्ट्रीय ध्वज फहराया। ठीक है। 14 अप्रैल 1944 को कर्नल शौकत मलिक की कमान के तहत आईएनए की सुभाष रेजिमेंट में मणिपुर के विष्णुपुर जिले के शहर मोइरांग में ब्रिटिश सेना के खिलाफ जीत हासिल की। इस जीत को चिन्हित करने के लिए आईएनए ने मोइरांग में अपना राष्ट्रीय ध्वज फहराया। 13 जून 1943 को सुभाष चंद्र बोस निम्नलिखित में से किसके नियंत्रण पर पूर्वी एशिया आए थे? तो रासबिहारी बोस। रासबिहारी बोस के नियंत्रण पर सुभाष चंद्र बोस 13 जून 1943 को पूर्वी एशिया आए। यहाँ उन्होंने इंडियन इंडिपेंडेंस लीग की अध्यक्षता तथा आईएनए प्रमुख कमान संभाली। निम्नलिखित में से किस युद्ध के दौरान आज़ाद हिंद फौज शामिल थी? तो द्वितीय विश्व युद्ध। आज़ाद हिंद फौज की स्थापना टोक्यो में 1942 में और रासबिहारी बोस ने की थी। इसकी स्थापना का उद्देश्य द्वितीय विश्व युद्ध 1939 से 45 के दौरान अंग्रेज़ों के खिलाफ था। इस फौज में लगभग 85,000 सैनिक शामिल थे। सुभाष चंद्र बोस के रेडियो पर किए गए एक आह्वान के बाद रासबिहारी बोस ने 4 जुलाई 1943 को सुभाष चंद्र बोस को इसका नेतृत्व सौंप दिया।
गवर्नर जनरल 4 जुलाई 1943 को सुभाष चंद्र बोस को इसका नेतृत्व सौंप दिया था। 76 गवर्नर जनरल वायसराय। 1851 में गवर्नर जनरल लॉर्ड डलहौजी ने निम्नलिखित में से किस राज्य का वर्णन एक चेरी जो एक दिन हमारे मुंह में गिरेगी के रूप में किया था? तो अवध। 1851 में गवर्नर जनरल लॉर्ड डलहौजी ने अवध राज्य का वर्णन एक चेरी जो एक दिन हमारे मुंह में गिरेगी के रूप में किया। कोलकाता स्थित फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना वर्ष 1800 में किसके द्वारा की गई थी? तो रिचर्ड वेलेजली। कोलकाता स्थित फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना वर्ष 1800 में रिचर्ड वेलेजली द्वारा की गई थी, जो कलकत्ता के फोर्ट विलियम परिसर के भीतर स्थित था। इस कॉलेज का उद्देश्य ब्रिटिश अधिकारियों को भारतीय भाषाओं में प्रशिक्षण देना था। ठीक है। कोलकाता स्थित फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना वर्ष 1800 में रिचर्ड वेलेजली द्वारा की गई थी, जो कलकत्ता के फोर्ट विलियम परिसर के भीतर स्थित था। इस कॉलेज का उद्देश्य ब्रिटिश अधिकारियों को भारतीय भाषाओं में प्रशिक्षण देना था। नेक्स्ट है समाचार पत्र और पुस्तक। द बर्थ ऑफ न्यू इंडिया पुस्तक के लेखक हैं एनी बेसेंट। द बर्थ ऑफ न्यू इंडिया पुस्तक के लेखक श्रीमती एनी बेसेंट हैं। एनी बेसेंट नवंबर 1893 को मद्रास के अडियार में थियोसॉफिकल सोसाइटी के वार्षिक सम्मेलन में शामिल होने वाली आयरलैंड से भारत आई, पर फिर वे हमेशा के लिए भारत की ही होकर रह गई। इन्होंने 1898 में वाराणसी में सेंट्रल हिंदू कॉलेज की स्थापना भी की थी। निम्नलिखित में से किस भारतीय स्वतंत्रता सेनानी ने हिंट्स फॉर सेल्फ कल्चर नामक पुस्तक लिखी थी? तो ये लाला हरदयाल। भारतीय स्वतंत्रता सेनानी लाला हरदयाल ने हिंट्स फॉर सेल्फ कल्चर नामक पुस्तक लिखी थी। लाला हरदयाल एक भारतीय राष्ट्रवादी क्रांतिकारी थे जिन्होंने अमेरिका में गदर पार्टी की स्थापना की थी। ठीक है। नेक्स्ट है इतिहास विविध। निम्नलिखित में से किस अधिनियम के द्वारा ईस्ट इंडिया कंपनी ने चीन के साथ व्यापार का अपना एकाधिकार खो दिया? तो 1833 का चार्टर अधिनियम। ठीक है। चार्टर अधिनियम 1833 ग्रेट ब्रिटेन में औद्योगिक क्रांति के कारण हुई महत्वपूर्ण परिवर्तन की पृष्ठभूमि में आया था। इसके तहत ईस्ट इंडिया कंपनी अपने वाणिज्यिक विशेषाधिकारों से वंचित हो गई। ईस्ट इंडिया कंपनी ने चीन के साथ व्यापार का एकाधिकार खो दिया। बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल कहा जाने लगा। ठीक है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किसने 1905 में लंदन में इंडिया हाउस एक छात्र निवास की स्थापना की थी? तो श्यामजी कृष्ण वर्मा। श्यामजी कृष्ण वर्मा ने वर्ष 1905 में लंदन में इंडिया हाउस एक छात्र निवास की स्थापना की। श्यामजी कृष्ण वर्मा का जन्म 4 अक्टूबर 1857 को गुजरात के कच्छ जिले के मांडवी कस्बा में हुआ था। वह बाल गंगाधर तिलक, स्वामी दयानंद सरस्वती और हार्वर्ड स्पेंसर से प्रेरित थे। श्यामजी कृष्ण वर्मा बॉम्बे आर्य समाज के पहले अध्यक्ष बने। 1722 में आगरा की सूबेदारी सवाई राजा जयसिंह को दी गई थी। ठीक है। तो वर्ष 1722 में सवाई राजा जयसिंह को आगरे का सूबेदार नियुक्त किया गया एवं कुछ समय बाद मोहम्मद शाह के शासनकाल में उन्हें गुजरात का भी सूबेदार बना दिया गया। इन्हें सवाई की पदवी फारुखसियर ने दी थी। ठीक है। नेक्स्ट है विश्व भारती विश्वविद्यालय की स्थापना किस भारतीय व्यक्तित्व ने की थी? तो रविंद्रनाथ टैगोर। विश्व भारती विश्वविद्यालय की स्थापना वर्ष 1921 में रविंद्रनाथ टैगोर ने की थी। यह भारत में पश्चिम बंगाल में शांति निकेतन में स्थित है। वर्ष 1951 में केंद्रीय अधिनियम के माध्यम से केंद्रीय विश्वविद्यालय का दर्जा प्रदान किया गया था। भारतीय मुसलमान चाहते थे कि खलीफा को तत्कालीन तुर्की साम्राज्य में मुस्लिम पवित्र स्थानों पर नियंत्रण बनाए रखने की अनुमति दी जाए। इस साम्राज्य को निम्नलिखित में से किस नाम से भी जाना जाता है? तो ओटोमन। तुर्की साम्राज्य को ओटोमन साम्राज्य के नाम से भी जानते हैं। यहाँ का शासक पूरे मुस्लिम जगत का धार्मिक प्रमुख खलीफा था। इसके पूर्व अब्बासी और उमैयद नाम से खलीफा रहे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के दौरान कांग्रेस मंत्रालयों ने कब इस्तीफा दिया? तो 1939। वर्ष 1937 के प्रांतीय
चुनाव के बाद कांग्रेस ने 8 राज्यों में सरकार बनाया, लेकिन द्वितीय विश्व युद्ध में वायसराय के बिना विधानमंडलों की सहमति के भारत को युद्ध में शामिल कर लिया गया, मतलब बिना परमिशन के युद्ध में हमको शामिल कर लिया गया। परिणामस्वरूप कांग्रेस मंत्रिमंडल ने 8 माह शासन करने के बाद इस्तीफा दे दिया। ठीक है। 1939 में मुस्लिम लीग ने इसे मुक्ति दिवस एवं धन्यवाद दिवस के रूप में मनाया। डॉक्टर अंबेडकर ने भी इनका साथ दिया। नेक्स्ट है मोतीलाल तेजावत भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान एक प्रसिद्ध व्यक्तित्व थे। वह भारत के निम्नलिखित में से किस क्षेत्र से संबंधित थे? तो राजस्थान। आदिवासियों के मसीहा के नाम से प्रसिद्ध मोतीलाल तेजावत का संबंध राजस्थान से था। इन्होंने सर्वप्रथम चित्तौड़ जिले के मातृकुंडिया नामक स्थान पर सन 1921 में एक ही आंदोलन का सूत्रपात किया। सन 1939 में इन्होंने प्रजामंडल आंदोलन में भाग लिया। भारत सरकार अधिनियम 1935 भारत के लिए ब्रिटिश संसद द्वारा पारित सबसे लंबा अधिनियम था। मूल रूप से पारित अधिनियम बहुत लंबा होने के कारण दो अलग अलग अधिनियमों में विभाजित किया गया था, अर्थात भारत सरकार अधिनियम 1935 और जो है ये बर्मा सरकार अधिनियम 1935। ठीक है। इसका एक्सप्लेनेशन अगस्त 1935 में ब्रिटिश संसद द्वारा पारित भारत सरकार अधिनियम ब्रिटिश सरकार द्वारा लाया गया सबसे लंबा अधिनियम था। इसका बृहद आकार की वजह से इसे दो अलग अलग अधिनियमों में बांटा गया, यथा भारत सरकार अधिनियम 1935 तथा बर्मा सरकार अधिनियम 1935। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन खुदाई खिदमतगार का संस्थापक था और जिसे बादशाह खान के नाम से जाना जाता है? तो खान अब्दुल गफ्फार खान। अब उत्तर पश्चिम सीमा प्रांत में बादशाह खान अब्दुल गफ्फार खान द्वारा गठित खुदाई खिदमतगार पठान सत्याग्रहियों का दल था, जिसके द्वारा सविनय अवज्ञा के दौरान पेशावर में आंदोलन का नेतृत्व किया गया। तो दोस्तों UPSSC 2023 के या अभी तक के पेपर ही ज़्यादा नहीं हुआ है, पेपर ही नहीं हुआ, बाकी जो पेपर अभी तक 2023 में पूछे गए थे सारे क्वेश्चन हिस्ट्री के डिस्कस कर लिए गए हैं। बाकी आगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। और रही बात जो घटना चक्र जो मेन मतलब हर सब्जेक्ट पर जाती है उसको भी हम लोग इस चैनल पर जल्दी शुरू करेंगे। तो प्लीज़ अगर सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है दोस्तों, चलते हैं। देखने के लिए धन्यवाद।